तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कंडेंसर के बारे में। और इस सिंगल वीडियो में कंडेंसर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस में मेनली दो चीज़ें हैं, एक है इसका क्लासिफिकेशन और एक है इसकी वर्किंग। वर्किंग के अंदर हम लोग कुछ इसके स्पेसिफिक कंडेंसर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सरफेस कंडेंसर, जेट कंडेंसर, इवेपोरेटिव कंडेंसर। इनके बारे में अलग से बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे विथ डिटेल, और आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं, या फिर अगर आप इनका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहीं से भी आप इनसे रिलेटेड हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आप बहुत अच्छे तरीके से पूरी फीलिंग के साथ समझेंगे कि कंडेंसर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये सिलेबस है, ये स्टीम कंडेंसर के बारे में बात होगी। तो सारा का सारा सिलेबस हमारा स्टीम कंडेंसर के लिए है। तो चलिए कंडेंसर को पूरी फीलिंग लेकर के समझते हैं, उसके बाद सिलेबस तो कंप्लीट होता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरीके से बॉटल पर पानी जमते हुए तो ज़रूर देखा होगा। और ये किस तरीके के बॉटल्स में होता है, जिसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ होता है। आप उसके बाहर देखेंगे तो आपको ये वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट, छोटे छोटे बूंदे जो है वो देखने को मिलेंगी। आप जब भी कभी पेप्सी या कोका कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक खरीद करके लाते हैं तो उस पर भी ये धीरे धीरे इकट्ठा होता है। या फिर अपने आप बॉटल में चाहे वो प्लास्टिक का बॉटल हो, चाहे वो स्टील का बॉटल हो, किसी भी चीज़ का उससे मतलब नहीं है। बट अगर आप उसको रखते हैं कुछ देर जिसमें ठंडा पानी है, तो उसके आप बाहर देखते हैं तो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं? यहीं से स्टार्टिंग है हमारे कंडेंसर की। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि कंडेंसर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें इस चीज़ को दोबारा करना होगा। तो चलिए बॉटल में भर कर के लाते हैं ठंडा पानी और रखते हैं अपने डेस्क पर, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये रख दिया हमने ठंडे पानी से भरा बॉटल। आइए अब इसको जूम करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अगल बगल जो होता है एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि हमारा वातावरण होता है, जिसमें नमी होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉइस्चर बोलते हैं। तो मॉइस्चर जो होता है उसमें छोटे छोटे वाटर्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि वेपर फॉर्म में चेंज हो गए होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम लोग नमी बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग वाटर के मतलब कि जो हमारा बॉटल होता है इसके सरफेस से टच में आते हैं। जब इसके सरफेस के टच में आते हैं तो जो हमारा वाटर होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है, ठंडा होता है, जिसके वजह से जो नमी का छोटा सा पार्टिकल होता है वो भी ठंडा होता है। और उसके बाद एक और पार्टिकल छोटा सा आता है, वो भी ठंडा होता है। जैसे ही ठंडा होता है, ठंडा मीन्स अपना जो हीट लेकर के वो वेपर फॉर्म में बना था, जो एटमॉस्फेयर में घूम रहा था, उस हीट को रिजेक्ट कर देता है, बाहर कर देता है। और उसके बाद छोटी सी एक बूंद बनती है हमारे बोतल के ऊपर। फिर ऐसे करते 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 ढेर सारी बूंदें आपको दिखाई देने लगती हैं। पहले वो बूंदें छोटी होती हैं, उसके बाद वो बूंदें बड़ी होने लगती है। तो इसी तरीके से आपका जो बोतल है उसके ऊपर ढेर सारी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। और हमको क्या लगता था पहले कि ये जो वाटर है ये बोतल के अंदर से निकल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वही जो होता है कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होकर के हमारे बॉटल के ऊपर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है कंडेंसर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे सिलेबस में है स्टीम कंडेंसर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टीम कंडेंसर के कुछ रियल इमेजेस को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रियल इमेज है जो कंडेंसर यूज किए जाते हैं किसी भी प्लांट में। जैसे कि आपके थर्मल प्लांट होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर बिजली बनती है, तो उसमें कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी रियल इमेज है। तो जिस तरीके से आपने अभी देखा कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो भी वेपर्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बोतल पे बैठ कर के कंडेंस हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है ये है स्टीम कंडेंसर। स्टीम कंडेंसर का मतलब ये हुआ कि ये स्टीम को कंडेंस करते हैं, क्योंकि जो स्टीम होती है वो भाप होती है और वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो उसको पानी यानी कि वाटर के फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो तब हम लोग बोलते हैं कि ये स्टीम कंडेंसर है। तो इसी तरीके से हम लोग स्टीम कंडेंसर की स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्टीम कंडेंसर क्या होता है। तो इसमें आप बताएंगे कि स्टीम कंडेंसर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि स्टीम की हीट को रिजेक्ट करके, स्टीम की जो हीट है, उसके अंदर हीट है, उसको बाहर करके उसको लिक्विड फॉर्म में, उसको वाटर के फॉर्म में चेंज करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टीम कंडेंसर। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि जो स्टीम कंडेंसर होता है इसका यूज हम लोग करते हैं पावर प्लांट्स में, और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है किसी भी पावर प्लांट में। अगर इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं तो जो हमारी स्टीम बॉयलर से टरबाइन से निकलती है, तो उसको हमको बाहर फेंकना होगा, उसको हमको बाहर निकालना होगा, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो कंडेंसर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, जो स्टीम निकलती है उसको पहले वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर से उस वाटर को बॉयलर में भेजते हैं और बॉयलर से फिर से उसकी स्टीम बनाते हैं और उसके बाद फिर से टरबाइन में यूज करते हैं, उसके बाद फिर से उसको कंडेंस करते हैं। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से जो कंडेंसर है इसका इंपॉर्टेंस पावर प्लांट्स में बहुत है। अगर हम कंडेंसर नहीं लगाते हैं तो जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको याद रखिएगा, ये वाइवा का क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद है कि एडवांटेज ऑफ स्टीम कंडेंसर, यानी कि जो हमारे स्टीम कंडेंसर होता है इसका एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में भी आपको नोट्स में लिखना है। तो कंडेंसर का यूज़ किसी भी पावर प्लांट में करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम होती है, यानी कि जो टरबाइन से स्टीम निकलती है, उसको हम लोग कंडेंस कर लेते हैं और जो वो वाटर होता है वो लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। यानी कि हम अपने वाटर को, जो हमारी स्टीम है उसको भी बचा लेते हैं और हमको गर्म वाटर भी मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि जब हम वाटर को बॉयलर के पास भेजते हैं, तो इस वाटर को जब भेजते हैं, हमारा जो कंडेंस वाटर होता है ये थोड़ा हॉट वाटर होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा बॉयलर होता है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाटर भेजेंगे, ठंडा वाटर, तो उसमें हमको बॉयलर को हीट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा कोयला हमारा बर्न होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हॉट वाटर भेजते हैं तो जल्दी ही स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इस वजह से सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम इसमें से इसको कंडेंस कर लेते हैं तो हमको एक हीट वाटर मिल जाता है, गर्म वाटर मिल जाता है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये होता है कि अगर हम फीड वाटर को बॉयलर के अंदर सप्लाई कर देते हैं, तो जो बॉयलर होता है उससे स्टीम बनती है, स्टीम बन करके टरबाइन के पास जाती है, टरबाइन को घुमाती है। उसके बाद वहाँ से जो स्टीम निकलती है उसको हम लोग कंडेंस करते हैं और ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर पंप लगा करके इसको फिर से बॉयलर के पास भेज देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पूरा वाटर है वो यूज़ में रहता है और कोई भी जो वाटर है वो ख़राब नहीं जाता है। तो एक बार में हम लोग काफ़ी वाटर जो है अपना बचा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें से एयर और ऐसी गैसें जो बॉयलर के ट्यूब्स को कोरोज कर सकती हैं, उसमें कोरोजन पैदा कर सकती हैं, उनको दूर कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ ए कंडेंसर यूनिट, यानी कि कंडेंसर को चलाने के लिए कितने अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान से नाम को समझिएगा, एक एक के काम को भी समझिएगा। यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको दिखाया जा रहा है, आप इससे और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो देखिए, इसके एलिमेंट में सबसे पहला नाम होता है कंडेंसर। अब वहाँ पे कोई भी कंडेंसर हो सकता है, सरफेस कंडेंसर हो सकता है या फिर जेट कंडेंसर हो सकता है। इसके बाद होती है CEP पंप, जिसका पूरा नाम होता है कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप। ये क्या करती है, जो भी हमारा कंडेंसेट वाटर होता है उसको आगे पंप करती है जहाँ भी उसको जाना होता है। उसके बाद होता है हॉट वेल। तो हॉट वेल में हमने आपको बताया कि जो गर्म वाटर होता है वो हॉट वेल में ही जा करके, यानी कि जस्ट कंडेंसर के नीचे होता है हॉट वेल। इसके बाद होता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का क्या काम होता है, तो आपने चाहे सरफेस कंडेंसर हो या फिर जेट कंडेंसर हो, उसमें आपने देखा कि कूलिंग वाटर आता है और स्टीम को कूल करता है। जैसे कि जेट कंडेंसर में आपने देखा कि कूलिंग वाटर आता है और उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और स्टीम जो है कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। आपने सरफेस कंडेंसर में देखा कि ट्यूब्स के अंदर कूलिंग वाटर जाता है और बाद में बाहर निकल जाता है। तो इस वाटर को कूल करने के लिए लगाया गया होता है कूलिंग वाटर। आप किसी भी पावर प्लांट्स को देखे होंगे तो उसमें बड़ा बड़ा कूलिंग टावर्स लगा
हुआ देखते हैं, उसमें से आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्टीम बाहर भी निकलती रहती है। वो धुआं नहीं होता है, वो स्टीम होती है। तो ये होता है कूलिंग टावर का काम। इसके बाद होता है कूलिंग वाटर पंप। कूलिंग वाटर पंप क्या होती है, जो कूलिंग टावर्स में पानी ठंडा हो जाता है, नीचे इकट्ठा होता रहता है, जो ठंडा हो जाता है उसको पहुंचाता है कंडेंसर के पास तक। यानी कि एक पंप लगाएंगे तभी तो उसका प्रेशर बढ़ाएंगे और उसको हम लोग भेजेंगे कंडेंसर के अंदर। फिर कंडेंसर के अंदर से वो निकल करके फिर वो कूलिंग टावर में जाता है। तो यही पूरा सर्कल कूलिंग वाटर का चलता रहता है। इसके बाद कंडेंसर यूनिट में एक होता है एयर एक्सट्रेशन पंप, जो कि कंडेंसर के अंदर से जो भी एयर होती है उसको सक करके बाहर निकालती है और वहाँ पर थोड़ा बहुत वैक्यूम भी क्रिएट रखती है। वैक्यूम इस वजह से क्रिएट रखती है ताकि स्टीम उसके अंदर जल्दी जल्दी आए और जो कूलिंग रेट हो उसको बढ़ाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम कंडेंसर। इसके क्लासिफिकेशन में मेनली 2 टाइप्स के कंडेंसर होते हैं। एक होता है सरफेस कंडेंसर और एक होता है जेट कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर के अंदर भी कई तरह के कंडेंसर होते हैं और जेट में भी कई तरह के कंडेंसर होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको समझना है कि सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर में क्या अंतर होता है। तो इसके बीच के अंतर को आसानी से समझाने के लिए हमने तैयार किया हुआ है एनिमेशन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एक साइड जेट कंडेंसर है और दूसरी साइड है सरफेस कंडेंसर। तो हमको पहले अपनी स्टडी को फोकस करना है सरफेस कंडेंसर पे, तो जो कि राइट साइड है। तो आप देख सकते हैं सरफेस कंडेंसर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से स्टीम आती है, आप देख सकते हैं रेड कलर की। रेड मीन्स वो थोड़ा सा हॉट होती है और उसके बाद जैसे वो बीच में आती है, बीच में टेढ़ा टेढ़ा करके बनाया गया है, ये ट्यूब्स है और इन ट्यूब्स के अंदर पानी जा रहा होता है। यानी कि एकदम कोल्ड वाटर जो है वो जा रहा होता है, मतलब एक साइड से घुसता है और पूरे पाइप में सर्कुलेट करता है और बाद में फिर से निकल जाता है। और स्टीम जो है ऊपर से आती है और स्टीम उन्हीं पाइप्स के कांटेक्ट में आती है और कांटेक्ट में आने की वजह से ही वो वाटर में चेंज हो जाती है, यानी कि कंडेंस हो जाती है। अब ये कैसे हो जाता है, तो जैसे अभी हम लोगों ने बॉटल वाला प्रोसेस देखा कि जब हम ठंडा बॉटल का भर करके पानी अपने डेस्क पे रख देते हैं या फिर कहीं भी रखते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, नमी के कण हैं, वो क्या करते हैं, उस पर आकर के कंडेंस होने लगते हैं धीरे धीरे और सारा उस पर ढेर सारा पानी आ जाता है। तो उसी तरीके से इसमें स्टीम ऊपर से आती है और ये जो वाटर होता है इसमें सर्कुलेट करता रहता है। और एक पाइप नहीं होती, लगभग बहुत सारी पाइप्स होती हैं। लेकिन अगर आप रियल्स की बात करेंगे तो लगभग हजारों में एक हमने कंडेंसर देखा था, उसमें 29,000 पाइप थी। 29,000 पतली पतली पाइप्स होती हैं जिनके बीच वाटर सर्कुलेट करता रहता है और ऊपर से स्टीम आती है, उसको कंडेंस करना होता है। तो वो जो सारी स्टीम होती है उसको कंडेंस किया जाता है और नीचे जो होता है हॉट वेल बना होता है और वो सारा हॉट वेल में पानी जो है इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरीके से ये सरफेस कंडेंसर काम करता है। अब आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि इसको सरफेस कंडेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वाटर सरफेस पे, यानी कि जो स्टीम है वो सरफेस पे इकट्ठा होती है और उसके बाद कंडेंस हो जाती है। तो जो हमारा कूलिंग वाटर है और जो हमारी स्टीम है वो कभी कांटेक्ट में नहीं आती, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, उसके बीच में पाइप होती है। बस उसका जो कूलिंग है, जो ठंडापन है, वो कांटेक्ट में आता है और उसी वजह से जो स्टीम है वो ठंडी होती है और ठंडी होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से सरफेस कंडेंसर हमारा काम करता है। अब इसके बाद बात करें जेट कंडेंसर की, तो जेट कंडेंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड। तो देखिए इसको भी आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से स्टीम पहले आती है और स्टीम आती है तो उसके पास में एक नोजल्स लगे होते हैं, ढेर सारे नोजल्स का एक ग्रुप लगा होता है जिसके थ्रू वाटर को कॉन्टीन्यूअस उस पर छिड़का जाता है। यानी कि कॉन्टीन्यूअस उधर से स्टीम आती रहती है और इधर से हम कॉन्टीन्यूअस वाटर का जो छिड़काव है वो करते रहते हैं स्टीम के ऊपर। तो इसके वजह से जो हमारी स्टीम है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारा वाटर आता है तो उसको कोल्ड कर देता है। कोल्ड करने की वजह से उसको वाटर में चेंज कर देता है और वाटर में जैसे ही वो चेंज होता है फिर नीचे वो हॉट वेल में इकट्ठा हो जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि ऊपर से स्टीम आएगी, उस पर हम लोग नोजल के थ्रू वाटर का छिड़काव करेंगे, जिसके वजह से जो स्टीम है वो वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से जो सारा लिक्विड है और जो हमारा स्टीम है वो दोनों का दोनों सब मिक्स होकर के नीचे हॉट वेल में इकट्ठा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा जेट कंडेंसर होता है ये काम करता है। तो आई होप आपको जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे।
आइए इसके बाद समझते हैं कि सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर में क्या अंतर होता है, एक एक पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले सरफेस कंडेंसर के बारे में। तो सरफेस कंडेंसर में स्टीम और जो कूलिंग वाटर होता है वो भी कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता है। इसका मतलब ये है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि जो वाटर था, कूलिंग वाटर हमारा था, वो ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा था और स्टीम जो हुई बाहर से आ रही थी और वो कंडेंस होकर के नीचे हॉट वेल में इकट्ठा हो रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टीम होती है वो पाइप्स में जाती है और बाहर हमारा वाटर रहता है। तो इस तरीके से वो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब हम लोग उसको कहेंगे सरफेस कंडेंसर। इसके बाद आता है जेट कंडेंसर। तो जेट कंडेंसर में आपने देखा कि पानी और जो स्टीम है वो कांटेक्ट में आता है, क्योंकि वो नोजल के थ्रू हम उस पर डायरेक्ट स्टीम पे डालते हैं और दोनों मिक्स होकर के हॉट वेल में इकट्ठा होता है। तो ये पहला अंतर हो गया। इसके बाद दूसरा अंतर यह है कि जो स्टीम कंडेंस करके वाटर में बनाई जाती है सरफेस कंडेंसर के द्वारा, उसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम शुद्ध होती है और उसको हम डायरेक्ट बॉयलर में भेज सकते हैं, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। लेकिन जेट कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से थोड़ा जो हमारा मेन वाटर होता है, जो हमारा फीड वाटर होता है जिसको बॉयलर में भेजना है, वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो इसके वजह से उसको बाद में क्लियरिफाई करना होता है, उसको हमको साफ़ करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सरफेस कंडेंसर का इस्तेमाल बड़े और मॉडर्न पावर प्लांट्स में किया जाता है, जबकि जेट कंडेंसर का इस्तेमाल छोटे और जो कम जटिल हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, छोटे मोटे पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। और हालांकि जब ये बड़ा है जो हमारा सरफेस कंडेंसर, तो वो बहुत महंगा भी होगा, तो उसकी लागत ज़्यादा होती है, और जो जेट कंडेंसर होता है उसकी लागत भी कम होती है। इसके बाद हम लोग समझेंगे एक सरफेस कंडेंसर के बारे में और एक जेट कंडेंसर के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सरफेस कंडेंसर में इवेपोरेटिव कंडेंसर के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये एक इवेपोरेटिव कंडेंसर का डायग्राम है। आपको एग्जाम में भी इसी डायग्राम को बनाना है। इसकी वर्किंग को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसकी वर्किंग पूछी जाती है। तो देखिए, इसमें आप रेड कलर की ट्यूब्स देख रहे हैं, पहले वहाँ पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ से स्टीम आती है ट्यूब्स के अंदर और घूम करके दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। तो स्टीम केवल ट्यूब्स के अंदर रहती है और वहीं से घूम करके बाहर निकलती है। अब उसके बाहर आप देख रहे हैं कि एक नोजल्स लगे हुए हैं और इन नोजल्स में पानी का छिड़काव होता है और ये पानी आता है कूलिंग पाउंड से। यहाँ पर नीचे कूलिंग पाउंड्स लगा हुआ है और इसके लिए एक पंप लगाई गई है। तो पंप से इस पानी को खींच करके ऊपर जो स्टीम वाली पाइप है जिसके अंदर स्टीम जा रही होती है, उसी के ऊपर छोड़ा जाता है। तो जब उसके ऊपर छोड़ते हैं तो वो जो पानी है वो क्या करता है, स्टीम को ठंडा करता है। स्टीम को ठंडा करेगा तो स्टीम क्या हो जाएगी, कंडेंसेट हो जाएगा। कंडेंसेट होकर के वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जब स्टीम पाइप के अंदर घुसेगी तब तो वो स्टीम में रहेगी, लेकिन इतने बार उसको घूमते घूमते में कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन जब वो निकलेगा तो वाटर बन करके निकलेगा। यानी कि अंदर ही अंदर वो क्या हो जाएगी, कंडेंसेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे नीचे यहाँ पर एयर्स के लिए लगाए गए हैं, कुछ यहाँ पर जगह बनाई गई है। तो यहाँ नीचे से ये एयर फ्लो करता है। एयर फ्लो इस वजह से करता है क्योंकि उसको और ठंडा किया जा सके, क्योंकि जो वाटर है उसको भी तो ठंडा करना है। तो उसको यहाँ से एयर कूलिंग करते हैं हम लोग। और उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर ड्राफ्ट फैन लगे होते हैं। तो ड्राफ्ट फैन क्या करते हैं, उस एयर को खींच खींच करके एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर चैम्बर के अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं, इसी वजह से ताकि कि एयर जो है जल्दी जल्दी यहाँ पर फ्लो करे, नीचे से घुसे ऊपर से ऐसे निकल जाए, फिर से नीचे से जाए ऊपर से निकल जाए। तो इस तरीके से ये एयर भी काम करती रहे और जो वाटर है वो भी नीचे गिरता रहे और जो स्टीम है वो कंडेंसेट होती रहे। आई होप आपको इसका काम समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक रियल डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं ड्राफ्ट फैन भी लगा हुआ है। अब इसकी वर्किंग को आपको किस तरीके से लिखना है यहाँ पर दिखाई जा रहा है। आप इसकी वर्किंग को लिखिए, जो हमने बताया वही वर्किंग है। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए। इसके बाद इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। इसके बाद जेट कंडेंसर के अंदर हमको बात करना है इजेक्टर कंडेंसर के बारे में। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसकी भी वर्किंग को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसकी वर्किंग बहुत ही आसान होती है। जेट कंडेंसर के बारे में तो आपने जानते ही हैं कि जेट कंडेंसर में स्टीम और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो उसी तरीके से ये भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक चैम्बर बना हुआ है जिसके अंदर ढेर सारे नोजल के पार्ट्स लगे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग वाटर नोजल। और उसके ऊपर से कूलिंग वाटर आता है और नीचे की तरफ से वो निकलता है, यानी कि इस साइड से आता है और ये नीचे की तरफ ऐसे सर्कुलेट करता रहता है। ऊपर से आता है, इधर नीचे से चला जाता है।
और साइड से हम लोग जो स्टीम होती है उसको भेजते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगा होता है। नॉन रिटर्निंग वॉल्व का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ अंदर आ रही है तो वो लौट करके बाहर नहीं जा सकती, तो स्टीम इधर से अंदर आती है और वाटर में मिक्स हो जाती है। वाटर में मिक्स होगी तो उसकी हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी स्टीम होती है उसको हम लोग कंडेंसेट कर लेते हैं और वाटर में मिक्स होकर के जो स्टीम और वाटर होता है दोनों साथ का साथ इधर नीचे की तरफ आता जाता है और बाद में उसको हम लोग प्योरीफाई करके फिर से यूज में ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये जेट कंडेंसर काम करता है। यहाँ पर आप जेट कंडेंसर का एक रियल डायग्राम देख सकते हैं। इसका रियल डायग्राम है, इसी तरीके से जेट कंडेंसर रियल में दिखता है। अब यह किस तरीके से कार्य करता है जो हमने समझाया, इसकी वर्किंग को आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में भी। इसके बाद इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है इसको भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और अपने कॉपी में लिखें और अच्छा से अच्छा अपने एग्ज़ाम में स्कोर करें। तो फ्रेंड्स, हम ये आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई पूरी मेहनत के साथ बताई। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास भेजना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।